हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं जल के बारे में, यानी कि वाटर से संबंधित कुछ हम तथ्य को जानेंगे आज। क्या क्या पानी से संबंधित कुछ क्या क्या कुछ काम होते हैं। आइए जल के बारे में देखते हैं। जल हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, तो देखिए पहले जानेंगे कि जल हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। तो देखिए जल ये प्राकृतिक संसाधन है। तो ये कुआं से हमें मिल सकता है, कल से मिलता है, नदी से मिलता है या तालाब से हमें जल प्राप्त होती है। अब क्या ये जल हमेशा रहते हैं या क्या ये जल खत्म हो जाते हैं? तो आइए हम जानते हैं कि क्या जल हमेशा रहते हैं या जल क्या खत्म हो जाते हैं। देखिए, अगर आपने कहीं कुआं देखा होगा, आपने कभी कुआं देखा होगा या कहीं आप तालाब देखे होंगे, तालाब या आपने कुआं देखा, तो जो कुआं और तालाब है इसके जल कभी ना कभी सूख जाते हैं। या मान लीजिए हम लोग जो गांव में बोलते हैं इसको पोखरा बोलते हैं, पोखरा। तो अगर पोखरा का भी जो है तो पोखरा कभी ना कभी सूख जाता है। तो ये सूखता क्यों है? ये सूखता क्यों है, तो आइए जानते हैं। वाष्पन की क्रिया जब होती है तो ये पानी सूख जाते हैं, यानी कि ये जो जल है ये सूख जाते हैं। तो देखिए ये वाष्पन होता कैसे है? जब ऊष्मा मिलती है, जब पानी को ऊष्मा मिलती है तो यह सूख जाता है, यानी कि भाप बनकर उड़ जाता है। अब ये ऊष्मा मिलता कहाँ से है? तो देखिए हमारे वातावरण में सूर्य का प्रकाश की कमी नहीं है। सौरमंडल से हमें सूर्य के प्रकाश की प्राप्ति होती है और ये जल को क्या करती है, धीरे धीरे खत्म कर देती है, यानी कि वाष्प बनाकर इसको उड़ा देती है गैस के रूप में। आइए समझते हैं। वाष्पन को हम लोग जान गए कि जब उच्च तापमान पर ऊष्मा मिलती है पानी को तो यह क्या बनता है, वाष्प बनकर उड़ जाता है। देखिए जल चक्र क्या होता है, जल चक्र को हम बाद में समझेंगे, पहले हम ये सब पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। वाष्पन क्या होता है, तो वाष्पन समझ गए होंगे कि पानी जब प्रकाश से ऊष्मा लेकर, जो पानी जो है जल जहां भी जल है, तालाब में हो सकता है, कुआं में हो सकता है, पोखरा में हो सकता है, नदी में हो सकता है, महासागर में हो सकता है, सागर में, कुछ भी है जहां से मतलब जल कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, जहां से भी जल अगर प्राप्त हो रहे हैं वो कभी ना कभी क्या होते हैं, वाष्प के रूप में उड़ जाते हैं। उस पानी गर्म हो जाता है, किसके प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश के पानी क्या होता है, गर्म हो जाता है। आइए आगे जानते हैं। वाष्पन समझ गया कि पानी कैसे गर्म होता है, कैसे भाप बनता है और कैसे उड़ जाता है। अब देखिए क्या अगर पानी अगर उड़ गया तो पानी उड़ के का आसमान में रह जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए क्या प्रोसेस है। अगर पानी गर्म हुआ तो पानी फिर से वही पानी गिरता है। देखिए क्या होता है, संघनन। संघनन समझिए कि जब अगर वाष्प बना, जब पानी वाष्प बना तो गर्म हुआ और गर्म होकर हवाएं क्या उठती है, ऊपर उठती है। अब कोई पानी था, मान लीजिए यहाँ पर पानी था, ये गर्म हुआ, मान लीजिए कि पानी गर्म हुआ तो जब गर्म हुआ तो ये गैस के रूप में जब ऊपर गई तो ऊपर जाके ठंडा होता है। जब ठंडा होता है तो यहाँ पर बादल का निर्माण कर लेता है। क्या का निर्माण करता है, बादल का। अब जब ये ठंडे होते हैं, जब बादल ठंडे होते हैं तो उसे जब बादल ठंडा ठंडा होता है तो उसको बोलते हैं संघनन। जब संघनन होता है तो छोटे छोटे ओस के रूप में या पानी के बूंदे के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं। तो आपने देखा होगा कि बरसात के दिन में जब बादल टकराते हैं तो वर्षा होती है, और जब ठंड के दिन में क्या होता है कि टूट टूट कर ओस के रूप में, यानी कि हम लोग कोहरा बोल सकते हैं या शीत बोल सकते हैं, इस रूप में नीचे जमीन पर गिरती है। अब देखिए क्या पौधे द्वारा जल की क्षति होती है, देखेंगे हम लोग। संघनन समझ गए होंगे तो आइए हम बताते हैं पौधे द्वारा जल की क्षति। देखिए पौधे द्वारा जल की क्षति क्या होती है। तो आप कभी भी देखे होंगे गर्मी के दिन में कि पेड़ के पास बैठने पर ठंड ही लगता है। अगर पेड़ के पास आप बैठिएगा तो क्या लगता है, ठंड लगता है। आपने अनुभव भी किया होगा, बोलते हैं कि छाया में आराम मिलता है। ऐसा क्यों होता है, कुछ जादू नहीं होता है। देखिए समझाना चाह रहे हैं कि क्या होता है कि ठंड के दिन में, सॉरी गर्मी के दिन में हम लोग को पेड़ पास जाते हैं तो आरामदायक मिलता है या ठंडा थोड़ा सा लगता है। ऐसा क्यों होता है, ये समझाते हैं। उसमें पौधे द्वारा जल की क्या होती है, क्षति होती है, यानी कि वाष्पोत्सर्जन, वाष्प उत्सर्जन की क्रिया होती है, यानी कि जल का पेड़ द्वारा क्षति होता है। मान लीजिए कि हम पेड़ बना दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर हम इसके नीचे बैठ जाते हैं, अगर हम इसके नीचे बैठे हुए हैं तो यहाँ पर मतलब बहुत सारे व्यक्ति बैठे हुए हैं। ठंड के सॉरी गर्मी के दिन में आप लोग देखे होंगे कि आदमी बैठ जाते हैं, पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। इन्हें गर्मी के दिन में ठंड का अनुभव होता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो आइए समझते हैं कि देखिए जो पौधे होते हैं वो जड़ द्वारा, मिट्टी बनाया हुआ मतलब जड़ है, और जड़ से इन लोग पानी लेते हैं। और ये पानी लेते हैं क्यों, पत्तियां भोजन बनाने के लिए। आप पढ़े होंगे कि पत्तियों को भोजन बनाने के लिए हमको जल की आवश्यकता पड़ती है।
तो इन लोग जो जल लिया यहाँ से, जब जल लिया तो पति के पास गया, और पति को खाना बनाने के बाद जो बाकी जल बचे, जो खाना बनाने में जितना जल चाहा वो तो ले लिए, लेकिन जो बाकी जल बना, जो बाकी जल जो बचा किसके पास, पति के पास, क्योंकि यहाँ से तो इन लोग जल के द्वारा पानी लेवे किया था, और ये पानी गया पति के पास। और पति के अगर भोजन बनाया हो गया, जो देखिए पति था यहाँ पे का जो पति है, इसको भोजन बनाया अगर जो हो गया तो क्या करेंगे, इसको निष्कासित कर सकता है, निष्कासित कर देता है किस क्रिया द्वारा, वाष्पोत्सर्जन द्वारा। जब पानी यहाँ से सूर्य के प्रकाश मिला तो अत्यधिक जल को क्या कर दिया गया, क्षति कर दिया, यानी कि क्षय कर दिया, यानी कि खत्म कर रहा है, तो उसी बोले पौधों द्वारा जल की क्षति। तो यही जो मतलब हम लोग को दिखता नहीं है, यह छोटे छोटे बूंदों के रूप में उत्सर्जित होता है, मतलब कि निकलता है, किसके द्वारा, रंध्र द्वारा, पतियों के रंध्र द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी होती है। अगर भोजन बनाया होगा, अगर हो जाएगा उस पानी का, तो पानी एक्स्ट्रा जो भी रहता है वाष्पोत्सर्जन क्रिया क्या होती है, वातावरण में छोड़ दी जाती है। तो इसी प्रकार से हम लोग जो यहाँ पर रहते हैं उसकी जो छाया में बैठते हैं तो हम लोग को ठंड का अनुभव होता है गर्मी के दिनों में। तो हम लोग समझे क्या, पौधे द्वारा जल की क्षति। अब देखिए जल चक्र समझा देते हैं क्या होता है जल चक्र। जब अभी देखिए हम लोग पढ़े थे वाष्पन, वाष्पन में क्या होता है, मान लीजिए कि यहाँ पर पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा पृथ्वी पर तो बहुत सारे पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा की श्रेणी दे दिए, नदियों का श्रेणी दे दी है, नदियों, तालाब का श्रेणी दे दिए, ये अलग अलग चीज है। और कुछ हम बर्फ का दे रहे हैं, पर्वत पर बर्फ भी है, मान लो बर्फ भी है, ये सब ठंड क्या हो रहे हैं, गर्म हो रहे हैं, सूर्य के प्रकाश इधर है, समझिएगा ब्रह्मांड है एक तरह से, तो सूर्य का प्रकाश है, तो इस सब चीज उष्मा से क्या हो रही है, गर्म हो रहे हैं। और देखिए पेड़ पौधा में भी समझा है कि पौधे द्वारा जल की क्षति कैसे होता है। तो खाना बनाने के बाद जो पेड़ पौधे पास जल बचता है, वो जल को क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से हम लोग उत्सर्जित कर देते हैं अतिरिक्त जल को, हम लोग ये समझे। तो देखिए पेड़ पौधा से भी जल का वाष्पन होता है, नदियों तालाब से भी उष्मा के रूप में गर्म होकर वाष्पन करते हैं, और उसी प्रकार से बर्फ भी गर्म होकर वाष्प बन जाते हैं। तो जब ये बर्फ जब वाष्प बनते हैं तो यहाँ पर बादल के रूप में बन जाते हैं, और जब ये बादल ठंडे होते हैं यानी कि संघनन होता है, जब इनमें संघनन होता है तो वर्षा होती है। तो ध्यान समझिए, वर्षा होती है तो फिर से नदी तालाब भर जाता है, फिर से नदी तालाब भर जाता है। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं जो जल चक्र है, यानी कि जब किसी प्रक्रिया में, या जब जल चक्र कब कह सकते हैं कि जब किसी भी प्रक्रिया में वाष्पन और संघनन की क्रिया दोनों एक साथ हो तो उसे हम जल चक्र कहेंगे। यानी कि देखिए यहाँ पर पानी उड़ भी रहा है और पानी गिर भी रहा है, यानी कि वर्षा भी हो रही है, इसे हम क्या कहेंगे, जल चक्र कहेंगे। आगे आते हैं, भारी वर्षा हो तो क्या होगा। यदि मेरी पृथ्वी पर भारी वर्षा हो तो क्या होगा, या किसी क्षेत्र में भी बोल सकते हैं, यदि किसी क्षेत्र में भारी वर्षा हो तो बाढ़ आ सकते हैं, या उससे क्या हो सकते हैं, तरह तरह के अगर अत्यधिक हो तो फसल बर्बाद हो जाएंगे। यानी कि जब भारी वर्षा हो, किसी भी क्षेत्र में यदि भारी वर्षा हो तो बाढ़ आ सकते हैं। और क्या होगा, दूसरा कंडीशन है कि यदि काफी समय तक वर्षा न हो तो, अगर किसी क्षेत्र में अगर काफी समय तक वर्षा न हो तो क्या होगा, तो अगर किसी क्षेत्र में अगर काफी समय तक वर्षा न होगा तो सुखाड़ आने की स्थिति हो सकती है। यानी कि अगर देखिए किसी कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर अन्य नहर नहीं है, कुआं नहीं है, वो सभी वर्षा पर निर्भर है, तो क्या होगा, काफी समय तक वहां पर वर्षा ना हो तो क्या हो जाएंगे, सब सूख जाएंगे, और सब सूख जाएंगे तो वहां पर सुखाड़ आने की स्थिति हो जाएगी। तो जिस क्षेत्र में अगर भारी वर्षा हो, जिस क्षेत्र में भारी वर्षा हो तो वहां पर बाढ़ आने की संभावना रहती है, और जिस क्षेत्र में काफी समय तक वर्षा नहीं हुई हो तो उस क्षेत्र में सुखाड़ बनने की संभावना रहती है। तो इस प्रकार से कुछ थे जल के, हम लोग कि जल कहाँ से प्राप्त होता है, वाष्पन क्या होता है, जल चक्र क्या होता है, पौधे द्वारा जल की क्षति कैसे होती है, संघनन क्या होता है, और वर्षा ये नहीं बताया अभी, वर्षा जल संग्रहण क्या होता है, वर्षा जल संग्रहण। तो जो बरसात के, वर्षा यानी कि समझिए बारिश का पानी, जो भी बारिश का पानी है उसका हम संग्रहण कैसे कर सकते हैं। तो देखिए जल का संग्रहण कैसे कर सकते हैं, तो हम छत पर जो पानी गिरते हैं उस पानी को पाइप के माध्यम से एक टैंक में ले जाकर हम जल के पानी को वर्षा के जल जो भी होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, संग्रहण कर सकते हैं, या हौज बनाकर या सोख्ता बनाकर हम वर्षा जल संग्रहण कर सकते हैं। अभी झारखंड में एक उद्देश्य चला है डोभा बनाकर हम क्या कर रहे हैं, वर्षा जल का संग्रहण कर रहे हैं। तो वर्षा जल संग्रहण आप भी कर सकते हैं, और क्या क्या और भी हो सकते हैं उपाय, आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि वर्षा जल संग्रहण कैसे कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग ये टॉपिक समझ गए होंगे।
अगर नहीं भी समझे तो कुछ कमियां रह गई होगी तो आप लोग मेरी कमियों को लिखें ताकि मैं अगले बार से अच्छा कुछ कर पाऊँ। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।